हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग पूरे प्लेनेट खत्म करने के बाद यहाँ पे हम लोग पृथ्वी की संरचना एवं ऊंचावच के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बिना टाइम गवाए ऊंचावच एवं संरचना। ऊंचावच को हम लोग इंग्लिश में रिलीफ बोलते हैं और संरचना को स्ट्रक्चर, मतलब कि पृथ्वी का ऊंचावच और संरचना क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऊंचावच और संरचना की डिफिनेशन देख लेते हैं, किसे बोलते हैं ऊंचावच। ठीक है, ऊंचावच किसको बोलेंगे? रिलीफ। यह कह रहा है कि किसी भी भूखंड के उबड़ खाबड़ की स्थिति का अध्ययन ही क्या कहलाता है? ऊंचावच कहलाता है। अब उबड़ खाबड़ स्थिति कब होगी? या तो उसकी ऊंचाई ज्यादा होगी, उसकी निचाई ज्यादा, गहराई ज्यादा होगी, मोटाई कितना है, तो उसकी गहराई, ऊंचाई, मोटाई इत्यादि का अध्ययन ऊंचावच कहलाता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, मान के चलिए कि कोई पर्वत है, तो कोई पर्वत में ये क्या है, ये ऊबड़ खाबड़ जो ऐसी स्थिति है, तो इसकी ऊंचाई, मोटाई, गहराई इत्यादि का अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? इसी को ऊंचावच मतलब की कहलाता है। ऊबड़ खाबड़ की स्थिति का अध्ययन जो कहलाता है वो ऊंचावच यानी कि रिलीफ कहलाता है। ठीक है, संरचना क्या है? मतलब कि स्ट्रक्चर। किसी भी आकृति का भूखंड या स्थलाकृति की रचना किस प्रकार से हुई है, उसमें किन किन चट्टानों की प्रधानता है, उसकी आयु इत्यादि का अध्ययन संरचना कहलाता है। ये कह रहा है संरचना कि कोई भी भूखंड है, उसकी कैसी भी आकृति है, उसका क्या है करना है, उनमें किन चट्टानों की प्रधानता है, ठीक है, उसकी आयु कितनी है या फिर क्या है, तो इसका अध्ययन जो होता है ना इत्यादि, इसका अध्ययन जो होता है उसी को संरचना बोलते हैं। और ऊंचावच किसको बोलते हैं? उसकी उबड़ खाबड़ स्थिति का अध्ययन कहलाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ऊंचावच। ठीक है, अब सबसे पहले देख लीजिए ऊंचावच। जब पृथ्वी बना होगा उसके बाद यहाँ पे ऊंचावच ही बना होगा। ठीक है, ऊंचावच कहने का मतलब कि ऊबड़ खाबड़ स्थिति होगा। देखते हैं हम लोग कि जहीं के तहीं क्या है, गॉर्ज है, जहीं के तहीं कैनियन है, जहीं के तहीं क्या है, मतलब कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो जहीं के तहीं घाटियां भी है। तो ये इस तरह के जो यहाँ पे दिखाया गया है, इस तरह के जो ऊंचावच उबड़ खाबड़ हो रहा है, इसी को हम लोग ऊंचावच बोलते हैं। अब ऊंचावच को भी कितने पार्ट में बांटा गया है देख लीजिए। मुख्यतः ऊंचावच को 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला प्रथम श्रेणी का ऊंचावच, दूसरा द्वितीय श्रेणी और तीसरा है तृतीय श्रेणी का ऊंचावच। ठीक है, तो तृतीय श्रेणी का ऊंचावच, अब देखिए प्रथम श्रेणी के ऊंचावच में क्या आते हैं, द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच में क्या आते हैं, तृतीय श्रेणी के ऊंचावच में क्या आते हैं, तो देख लीजिए, जानते हैं हम लोग क्या क्या है। प्रथम श्रेणी के ऊंचावच में आ जाएगा महादेश एवं महासागर। प्रथम सबसे पहले क्या बना होगा, तो सबसे पहले जो आया होगा उसमें निर्माण हुआ होगा। यहाँ पे जानते हैं कि पृथ्वी पे 3 पार्ट, 3 भाग जो है जल है। ठीक है, तो वो जल जो आता है वो सब महासागरों में विभक्त हो जाता है, इसीलिए प्रथम श्रेणी का, ये तो जल की बात हो गया। उसके बाद जो भूखंड वाला पार्ट बचता है वो महादेश में आ जाते हैं। ठीक है, तो महादेश और महासागर ये दोनों क्या हो गया, प्रथम श्रेणी के ऊंचावच में आ जाता है। ठीक है, प्रथम श्रेणी के ऊंचावच में अब महादेश और महासागर आएगा। तो महादेश कौन कौन है आप लोग समझ सकते हैं, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका इत्यादि, ये सब महादेश में आ जाएंगे। अब महासागर की एग्जाम्पल ले लें तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर इत्यादि सब महासागर। ये सब जो बोल देगा कि अटलांटिक किस महासागर, मतलब कि किस श्रेणी का ऊंचावच है, या फिर अटलांटिक महासागर, तो उसको बोलेंगे कि हम लोग प्रथम श्रेणी का ऊंचावच में रखते हैं। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी का ऊंचावच यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा। महादेश एवं महासागर जितने भी हैं वो सब प्रथम श्रेणी के ऊंचावच में आएंगे। अब हम लोग चलते हैं द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच में। तो द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच देख लेते हैं क्या क्या है। अब देखिए, महादेश एवं महासागर तो हो गया प्रथम श्रेणी में। उसके बाद क्या आ गया, महादेश है, तो महादेश में हम लोग पठार पढ़ते हैं, पहाड़ पढ़ते हैं, और कुछ मैदानी भागे जो रहती है उसमें आ जाएगा। तो ये पर्वत, पठार एवं मैदान जितने भी आ जाएंगे वो आ जाएंगे द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच में। ठीक है, जैसे देख लीजिए, हिमालय पर्वत हो गया, एटलस हो गया, एंडीज हो गया, एल्बुर्ज, मतलब कि जो भी है, जितने भी पर्वत आ जाएंगे वो सब द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच में आ जाएंगे। और पठार आ जाएंगे तो पठार, पामीर का पठार है, तिब्बत का पठार है, दक्कन का पठार है, तो ये जितने भी पठार हैं वो भी आ जाएंगे द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच में। अब देख लीजिए मैदान। अब मैदान क्या है, हम लोग पढ़ते हैं कि गंगा नदी का मैदान है, ये सिंधु का मैदान है, तो ये ब्रह्मपुत्रा का मैदान है,
तो ये जितने भी पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि जितने भी आप लोग को एग्जाम्पल अभी बताया गया वो सब क्या है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के बाद हम लोग के आता है तृतीय श्रेणी के उच्चावच, जो बचा खुचा रह गया। ठीक है, अब तृतीय श्रेणी के उच्चावच में क्या क्या आते हैं आप लोग के सामने यहाँ पे दिख रहा है। तो तृतीय श्रेणी के उच्चावच में भी बहुत सारा मतलब कि बांटा गया है कि एक नदी के द्वारा है, जल के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा है, पवन के द्वारा है, हिमनद के द्वारा है, या फिर समुद्री जल इत्यादि ये सब के द्वारा बनाया गया। तो आइए आप लोग को एक एक करके बता देता हूँ यहाँ पे। तो पहला है नदी द्वारा निर्मित। नदी निर्मित मतलब कि जो जितने भी आकृतियां हैं वो सब आ जाएंगे तृतीय श्रेणी के उच्चावच में। तो नदी द्वारा आकृति कहीं कहीं एग्जाम में पूछ लेते हैं, एग्जाम दे दिया, एग्जाम्पल में दे दिया, बोल दिया कि गॉर्ज, गॉर्ज किसके द्वारा निर्मित आकृति है, तो आप लोग को आंसर वहां पे चूज करना होगा कि नदी द्वारा है, पवन द्वारा, हिमनद द्वारा है या फिर समुद्री जल द्वारा है। तो आप लोग को आंसर टिक करना है कि नदी द्वारा वो निर्मित है। ठीक है, तो देख लीजिए, इसके बारे में और डिटेल्स में बाद में बताएंगे जब हम लोग अपर्दन के दूध पढ़ेंगे। तो ये सारा चीजें जो आएगा वहां पे डिटेल्स में बताएंगे। अभी देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे तृतीय श्रेणी के उच्चावच में है। तो नदी द्वारा निर्मित उच्चावच कौन कौन है, तो नदी द्वारा जो हो जाएगा गॉर्ज होता है, कैनियन होता है, डेल्टा होता है। जैसे गॉर्ज किसको बोलेंगे, हम लोग पढ़ते हैं कि दुनिया की सबसे गहरी गॉर्ज कौन सा है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, क्या जानते हैं दुनिया की सबसे गहरी गॉर्ज सिंधु गॉर्ज है। गॉर्ज क्या होता है, वी आकार की घाटी इसको भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो नदी जो है, नदी इसकी आंतरिक, कहने का मतलब कि नीचे की ओर अपर्दन करती है। ठीक है, वी आकार की घाटी, इस टाइप का घाटी। ठीक है, तो वी आकार की घाटी उसी को बोलते हैं हम लोग गॉर्ज। ज्यादा गहरा चला जाता है तो गॉर्ज कहलाता है। ठीक है, जैसे सिंधु गॉर्ज जो है वो सबसे गहरी एक गॉर्ज है। कैनियन, डेल्टा ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा, अभी थोड़ा थोड़ा बता देता हूं क्योंकि अभी हम लोग उच्चावच पढ़ रहे हैं। जब हम लोग अपर्दन के दूध पढ़ेंगे तो इसको डिटेल्स में बताएंगे, गॉर्ज क्या है, कैनियन क्या है, डेल्टा क्या है, अडांग क्या है, ये सब चीजें। ठीक है, तो अभी देख लीजिए नदी द्वारा। अब डेल्टा, डेल्टा आप लोग को पता ही है ना कि डेल्टा जो होता है ये त्रिभुज के आकार का डेल्टा होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सुंदरबन डेल्टा, तो ये हो गया डेल्टा इत्यादि का निर्माण होता है, उसको तृतीय श्रेणी में रखा गया है उच्चावच के रूप में। अब पवन द्वारा निर्मित हो गया, ये तो नदी द्वारा, और भी चीजें हैं। ठीक है, तो वो सब बाद में देखेंगे। पवन द्वारा देख लीजिए, पवन द्वारा निर्मित आकृतियां जो हो जाएंगे, जैसे यारडांग है, छत्रक शिला है इत्यादि जो हो जाएंगे, वो सब चीजें क्या हो जाएगा आप लोग को तृतीय श्रेणी के उच्चावच आ जाएगा। ठीक है, छत्रक शिला मतलब कि वो ज्यादातर बनता है आप लोग को मरुस्थलीय भाग में। ठीक है, अब देख लीजिए हिमनद, हिमनद द्वारा निर्मित, ये एस्कल हो गया, रेट हो गया, यू आकार की घाटी होता है या लटकती घाटी, उसी को बोलते हैं यू आकार की घाटी को। ठीक है, अब देखिए समुद्री जल द्वारा निर्मित कौन कौन हो जाएंगे, तो टोम्बलो है, बीच है, मेहराब है इत्यादि है। बीच आप लोग को जानते हैं कि समुद्री किनारा होता है, वो भी बनता है समुद्री जल द्वारा ही बीच का निर्माण होता है। अब भूमिगत जल द्वारा आप लोग जानते होंगे डोलाइन है, युवाला है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेक्माइट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें क्या क्या होता है नहीं होता है, ये सबको बाद में बताते हैं। अभी जानकारी आप लोग को लेनी है कि उच्चावच है और उच्चावच को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो 3 पार्ट में, पहला हो जाएगा महादेश महासागर, द्वितीय श्रेणी में हो जाएगा पर्वत, पठार एवं मैदान, तृतीय श्रेणी में हो जाएगा ये सब नदी द्वारा निर्मित, पवन द्वारा, हिमनद द्वारा और समुद्री जल और भूमिगत जल द्वारा निर्मित। ये सब जितने भी आकृतियां हैं दिखाई दे रहे हैं वो सब उच्चावच में आ जाएगा या फिर रिलीफ बोलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर नहीं दिख रहा है तो अच्छे से। ठीक है, मैं हट जाता हूं। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा उच्चावच। ये थोड़ी सी जानकारी थी। अब मैं जो स्टार्ट करूंगा वो पृथ्वी की संरचना, ठीक है, आंतरिक संरचना मैं स्टार्ट करूंगा अभी। ठीक है, उसके बाद मैं उच्चावच जो पढ़ाऊंगा वो अपर्दन का दूत में पढ़ाऊंगा, टोटल डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है दोस्तों उच्चावच के बाद हम लोग पृथ्वी की आंतरिक भाग की संरचना देखेंगे। तो आइए आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ बोर्ड पे। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, सपोज कीजिए कि ये एक अर्थ है। ठीक है, इससे पहले क्या एक जानकारी है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना, उसके बारे में जानकारी कैसे होगी।
अब देखिए, पृथ्वी के बाहरी भाग की जानकारी तो सबसे आसान तरीके से मिल जाता है, ठीक है, लेकिन आंतरिक भाग की जानकारी पाने के लिए बहुत मुश्किल नहीं, थोड़ा सा कठिनाई ज्यादा होती है, मुश्किल होती है, ठीक है। तो देखिए, तो दोस्तों हम लोग उच्चावच के बाद आइए पृथ्वी की आंतरिक भाग की संरचना देखते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक भाग की संरचना, ठीक है। क्या होता है ना कि पृथ्वी की बाहरी भाग की जानकारी तो बहुत आसानी से मिल जाता है, हम लोग पता कर लेते हैं कि क्या चीज कहाँ पे क्या है, ठीक है, लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या क्या है उसकी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग देख लेते हैं कि उसकी जानकारियां कैसे मिल पाती हैं। वो इसलिए जानकारी नहीं मिल पाती है आंतरिक भाग की, क्योंकि हम लोग 32 मीटर जैसे ही नीचे जाते हैं पृथ्वी के, तो क्या होता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। क्या होता है, यह बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि पृथ्वी की रेडियस मतलब कि गहराई बोल सकते हैं, डेप्थ इसका है लगभग 6371 किलोमीटर। एनसीईआरटी के थ्रू देता है कि 6370 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन ऐसे हम लोग बोल देते हैं कि लगभग 6400 किलोमीटर होता है। तो पृथ्वी की जो रेडियस होता है वही डेप्थ हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसी को देखेंगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करने के निम्न साधन। एक क्वेश्चन पूछ दिया था आईएएस 2014 में कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो देखिए, इसके निम्न साधन है। कौन कौन साधन है? तो पहला अप्रत्यक्ष या फिर इसी को बोलते हैं अप्राकृतिक साधन। दूसरा है पृथ्वी से संबंधित परिकल्पनाएं जो है वो, और एक तीसरा आ जाता है प्रत्यक्ष या प्राकृतिक साधन। इसमें 2 पार्ट है, एक ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा और एक भूकंपीय क्रिया के द्वारा हम लोग पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक करके देख लेते हैं हम लोग। अप्रत्यक्ष या अप्राकृतिक साधन कौन कौन है, कैसे जानकारी ली जा सकती है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अप्रत्यक्ष साधन में क्या है, तापमान आ जाता है जिसको टेम्परेचर बोलते हैं इंग्लिश में, घनत्व आता है डेंसिटी, तीसरा आ जाता है कि दबाव प्रेशर, ठीक है। तो देख लेते हैं एक करके, तापमान, दबाव और घनत्व क्या क्या बोलता है, ठीक है। एक कहता है टेम्परेचर, कहता है कि 32 मीटर नीचे जाने पर, मतलब कि पृथ्वी के 32 मीटर नीचे जाने पे, और ये 32 मीटर कहां से नापते हैं हम लोग, तो सी लेवल, एक समुद्र का स्तर सेट किया गया है उसके नीचे, ठीक है। 32 मीटर नीचे जाएंगे और क्या होता है, 32 मीटर नीचे जाएंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन वही पृथ्वी के जब ऊपर नापेंगे तो पृथ्वी के सी लेवल से ही सब कुछ ऊपर या नीचे नापा जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के जैसे ही 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो उसका क्या होता है कि 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है कि घट जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है और 165 डिग्री की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान क्या होता है कि घट जाता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की गहराई 6371 किलोमीटर है, ठीक है। अतः इस गहराई पर तापमान इतने अधिक बढ़ जाएंगे कि आंतरिक भाग ठोस नहीं हो सकता है। जैसे देखिए, पृथ्वी का क्या होता है, पृथ्वी का जो रेडियस हो गया, मतलब कि गहराई जो हो गया वो 6371 किलोमीटर है। तो उतना यहाँ पे कह रहा है कि 32 मीटर जैसी गहराई नीचे गया तापमान 1 डिग्री बढ़ जाता है। तो हम लोग जब इतना किलोमीटर जाएंगे, ठीक है, इतना किलोमीटर अब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 6370 पे 000 आएगा, ये क्योंकि मीटर में है। तो ये टोटल लगभग जो आएगा आप लोग को लगभग 1,99,093,093.75 सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस मतलब कि तापमान लगभग हो जाएगा, जो कि इस टेम्परेचर पर पृथ्वी के अंदर ठोस रहना मुश्किल नामुमकिन है, ठीक है। तो इससे हम लोग नहीं पता कर सकते हैं कि टेम्परेचर से पता नहीं किया जा सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में ठोस है या फिर क्या है सो, ठीक है। अब देखिए घनत्व, डेंसिटी से कैसे कहता है कि संपूर्ण पृथ्वी का जो संपूर्ण घनत्व है उसको हम लोग प्लेनेट के चैप्टर में बताया था कि 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर
क्यू है। सपोज कीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी अर्थ का यहाँ पे 3 लेयर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपर लेयर, मिडिल लेयर और इसको इनर लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला स्तर का जो होता है लगभग डेंसिटी होता है 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। लेकिन जो मिडिल लेयर में होता है इसका होता है 2.9 से 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और यहाँ जो इनर लेवल होता है, मतलब कि सबसे आंतरिक वाला जो होता है, वो 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो थोड़ा सा कम, मतलब कि उसका अति है, घनत्व है, और पृथ्वी के जो अंदर है वो क्या है, बहुत ज्यादा घनत्व हो जाता है, 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब कि पृथ्वी के अंदर क्या होना चाहिए कि वो ठोस होना चाहिए। टेम्परेचर कहता है कि ठोस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे घनत्व के अनुसार कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे घनत्व ज्यादा है। तो घनत्व किस में होता है, घनत्व गैस से अधिक ज्यादा घनत्व होता है द्रव में, और द्रव से ज्यादा ठोस में होता है, ठीक है। तो उसके अनुसार क्या हो रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक, मतलब कि अंदर का जो भाग है वो क्या है, ठोस है, लेकिन टेम्परेचर कह रहा है कि इतने डिग्री टेम्परेचर पे ठोस नहीं हो सकता है। तो इसीलिए घनत्व के अनुसार भी पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे प्रेशर, दबाव क्या बोलता है। तो प्रेशर कहता है, देखिए दबाव की भी एक सीमा होती है। सपोज कीजिए कि आप एक उंगली को, ठीक है, सपोज कीजिए कि इसको पे 10 केजी का, मतलब कि कुछ वजन रखें, ठीक है, ज्यादा भार नहीं पड़ा, लेकिन उसी पे हम लोग 10 टन का अगर रख देते हैं भार, सपोज कि 10 केजी से 100 केजी गए, 100 केजी से 200 केजी, 300 केजी, अब 1 टन रख दिए, तो क्या होता है ना कि एक सीमा होता है कि उस सीमा के बाद ये जो जब चपटा हो जाएगा पूरा, तो पता ही नहीं चल पाएगा कि आपको दर्द भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब पूरा वजन ज्यादा हो जाएगा, 10 टन 50 टन हो जाएगा, तो आपको उंगली का पता ही नहीं चलेगा कि वो किस अवस्था में है, ठोस है, द्रव है या फिर गैस है। तो हम लोग दबाव के कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए क्या होता है कि पृथ्वी, वैसा ही मान के चले कि पृथ्वी के अंदर क्या है कि उसके अंदर पृथ्वी के ऊपर विशालकाय पर्वत श्रेणियां हैं, ऊंची स्थलाकृतियां हैं, जिसके दबाव बहुत, इतना ज्यादा दबाव है, ठीक है। तो उसका दबाव अब दबाव की सीमा से तो बाहर हो रहा है। तो दबाव की सीमा पार करने के बाद आंतरिक भाग कैसी होगी यह कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो दबाव से भी क्या कहते हैं कि नहीं किया जा सकता है पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी, ठीक है। अतः अप्रत्यक्ष या अप्राकृतिक कारक के फलस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती है। जो अप्रत्यक्ष है या फिर इसी को अप्राकृतिक साधन बोलते हैं, जिसमें तापमान आता है, घनत्व आता है और दबाव आता है, तो ये तीनों से सही से जानकारी नहीं ले पाएंगे हम लोग, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा क्या कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित परिकल्पनाएं। अब इससे जानकारियां ले पाना तो और मुश्किल है। देख लेते हैं यहाँ की क्या क्या परिकल्पनाएं थे। बायाब्रासी परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना और बहुत सारे परिकल्पनाएं आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है, प्लेनेट में। तो देखिए उसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति जो है आद्य पदार्थ, आग का गोला, वायु, ठोस इत्यादि से हुआ है। यह सब परिकल्पनाएं जो बोलता है, कहता है कि इन सब चीजों से बना है। अब अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग यहाँ पे मत दिए गए हैं, ठीक है। अब जिसकी उत्पत्ति ही विवादित हो तो उसकी आंतरिक भाग की जानकारी कैसे ले पाएंगे। तो हम लोग को पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित जो परिकल्पना है वो भी फेल कर जाता है पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी लेने से, ठीक है। अब यहाँ पे बचता है एक प्रत्यक्ष या प्राकृतिक साधन। तो प्रत्यक्ष या प्राकृतिक साधन को 2 पार्ट में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है ज्वालामुखी क्रिया और दूसरा होता है भूकंपीय क्रिया, ठीक है। अब देखिए ज्वालामुखी क्रिया और भूकंपीय क्रिया क्या है, आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए तीसरा साधन है जो कि प्राकृतिक और प्रत्यक्ष साधन है, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि ज्वालामुखी क्रिया और भूकंपीय तरंग 2 तरह की इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो ज्वालामुखी क्रिया क्या है कि धरातल के अंदर जिस क्रिया के माध्यम से गर्म तरल पदार्थ धरातल के बाहर निकलते हैं उस क्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए थोड़ा सा एक फिगर के अनुसार मैं समझा देता हूं। ये सपोज कीजिए कि ये क्या है कि ये धरातल है, ठीक है।
अब ये धरातल के अंदर जो भी तरल पदार्थ है उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, ये जितने भी है ये धरातल के अंदर है, ये सारी चीजें जो है ये सब मैग्मा है। ठीक है, अब जैसा ही धरातल के बाहर आता है तो धरातल के बाहर जैसा ही मैग्मा आया निकला बाहर तो इसको बोलते हैं हम लोग लावा। ये क्या है? लावा है। ठीक है, तो धरातल के बाहर जो मैग्मा निकला उसको बोलते हैं लावा। और देखिए जिस मुख के द्वारा निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग ज्वालामुखी, मतलब कि ज्वाला की मुख, मुख का मतलब मुंह होता है। ठीक है, जिससे के द्वारा वो निकला तो ये जो हो जाएगा ये ज्वालामुखी, जिसका मुख, जिस मुख के द्वारा निकला। और ये जो कटोरे की आकार का जो ये बनता है मुख के पास, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्रेटर। इसी को बोलते हैं हम लोग क्रेटर। ठीक है, और ये काल्डेरा क्या लिखा हुआ है? तो काल्डेरा उसको बोलते हैं, ये क्रेटर कटोरे की आकार का है, काल्डेरा वो होता है जो कि बहुत सारे क्रेटर मिला के, सपोज कीजिए कि बहुत सारा क्रेटर निकला। ठीक है, अब ये पूरा को मिलाकर एक ही क्रेटर पूरा मिलाकर एक बड़ा सा कटोरा टाइप का बन गया, वही होता है काल्डेरा। ठीक है, तो आप लोग काल्डेरा को ध्यान में रखिएगा कि काल्डेरा किसको बोलते हैं, घबराने की बात नहीं है। काल्डेरा छोटे छोटे क्रेटरों को मिलाकर बनता है, उसी को काल्डेरा बोलते हैं। या फिर बोल सकते हैं ऐसे कि बड़ा आकार का, बड़ा सा मतलब कि कटोरे आकार का जो ज्वालामुखी के पास में ये जो मुख होता है उसी को बोलते हैं हम लोग काल्डेरा हो जाता है। ठीक है, छोटे आकार का रहेगा तो काल्डेरा, अगर बड़े आकार, बहुत बड़े आकार का हो गया तो उसको छोटे आकार का रहा तो क्रेटर, और बहुत बड़े आकार का रहा कटोरा तो उसको बोलते हैं कि काल्डेरा वो है। ठीक है, तो देखिए ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बस इतना ही है। और बोल सकते हैं हम लोग भूकंपीय तरंग। अब देखिए कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा कैसे मतलब कि पता लग पाएगा। अब ज्वालामुखी क्रिया के लिए इसको जो मैग्मा रहता है, तरल पदार्थ रहता है, इसमें कुछ जल भी रहता है, मतलब कि H2O भी निकलता है, CO2 भी निकलता है, बहुत सारे गैसेस भी निकलता है, और इसमें चट्टान भी निकलता है। ठीक है, चट्टान भी निकल गया, बहुत तरह के तरल पदार्थ निकलता है। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया में ये तीनों प्रकार की निकलती है इसमें। ठीक है, तीनों प्रकार की, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव एंड गैस क्या होता है ये कि तीनों प्रकार की इसमें चीजें निकलती है। तो ये पता नहीं किया जा सकता है कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा कौन सी, मतलब कि उसके आंतरिक भाग में किस लेयर पे कौन सा चीज है। ठीक है, तो ये नहीं पता कर सकते हैं क्योंकि ये जो निकलता है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा तो तीनों चीज निकलता है, तो इससे भी पूरा अच्छा तरीके से पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि आंतरिक भाग की संरचना कैसी है। ठीक है, अब बचता है लास्ट में, फाइनली बचता है भूकंपीय तरंग। तो भूकंपीय तरंग के अनुसार ही हम लोग सही ढंग से क्या बोलते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी ले पाते हैं। ठीक है, तो ये जो भूकंपीय तरंग है, अब इसकी जानकारी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, अच्छे से बताएंगे भूकंप क्या होता है, भूकंपीय तरंग कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, वो सारी जानकारियां नेक्स्ट क्लास में। आप देखिए हर वीडियो के भांति हम लोग लास्ट में 10 क्वेश्चन करते हैं, तो आइए टॉप 10 क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है, तो आइए टॉप 10 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, तो दोस्तों देखिए टॉप 10 क्वेश्चन लास्ट में क्या क्या है, क्या क्या पूछे गए हैं देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वोल्टा झील किस देश में स्थित है, किस देश में है या किस देश में स्थित है। तो ये घाना है, जो कि घाना देश है जो कि अफ्रीका महादेश में है। ठीक है, विश्व की सबसे गहरा महासागर कौन है, तो यह होता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। अफ्रीका की सबसे गहरी झील, तो यह टेंगानिका झील। टेंगानिका झील। चौथा नंबर क्वेश्चन, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील, तो दूसरी सबसे बड़ी जो हो जाएगा यह भी टेंगानिका ही है। ठीक है, टेंगानिका। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन हो जाएगा, अब दूसरी सबसे बड़ी तो टेंगानिका है, तो सबसे बड़ी कौन हो जाएगा, तो यह होता है विक्टोरिया
विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। किस झील को नासा झील कहा जाता है? तो यह बोला जाता है मलावी झील जो है ये अफ्रीका में ही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मलावी, मतलब कि नासा झील बोलते हैं। मलावी झील को नासा झील बोला जाता है। ठीक है। अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील, अब देखिए पहला तो हो गया विक्टोरिया, अब दूसरा हो गया टैंगानिका झील, तो तीसरी सबसे बड़ी झील जो हो जाता है ये हो जाता है मलावी झील को ही तीसरी सबसे बड़ी झील की संज्ञा दी गई है। ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी सही से कैसे प्राप्त की जा सकती है? तंजानिया किस महादेश में स्थित है? तंजानिया एक देश है, किस महादेश में है? काला सागर किस महादेश में है? यह बताना है आप लोग को। ये 3 क्वेश्चन जो है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है। तो दोस्तों ये थी टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।